जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड। आप इस साल जितनी भी मेहनत करें उसका फल आपको मिले, गेट ऑल द रिजल्ट्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र, और उसमें हम कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर हमने शुरू किया था। 30 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। आज हम इसके आगे करेंगे। इसके अलावा देखिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें आई थिंक 3 से 4 वीडियोस लगेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम डिस्कस कर रहे हैं जोग्राफी इन द इवनिंग। वो भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ही है अब ऑलमोस्ट। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो ही चुकी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में घटना चक्र, आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी कंप्लीट होकर उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और देखिए, इसके बाद जैसे ही हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, सो हमारी एक लास्ट घटना चक्र बच रही है पॉलिटी की, वो हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम स्टैटिक कुछ सोच रहे थे, मैं पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी, बट हाँ, बहुत सारी जगह से भी मेल्स आए, कुछ लोगों की डिमांड्स आई हैं कि हम स्टैटिक जो स्टेट का है पहले वो अगर हम देख लें तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम्स। सो एनीवेज हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो सून आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट एज वेल। ठीक है, तो ये घटना चक्र में तो PYQs हम डिस्कस कर ही लिए हैं। अब आपका जो मेनली जो स्टेट पर्पज से होता है, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट ल्यूसेंट, जो एक बुक है, जो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है फॉर द स्टेट एग्ज़ाम की, जिसको अगर आप एक, उसमें बहुत डेटा दिया हुआ है, तो इट इज़ अ मस्ट रीड इफ़ यू आर गिविंग अ स्टेट एग्ज़ाम। तो वो आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपके जितने भी क्लैरिटीज़ आ जाती हैं, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू माइट हैव स्टडीड द सिलेबस एज वेल। तो वो क्लैरिटी वो कंप्लीट कर, वो मतलब वो सिलेबस वो कैरी करता है, तो वहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, दे कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल। वो उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी चैनल पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Question number 31. Which of the following difference between Bluetooth and Wi-Fi is correct? तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन भी वही था, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ ऑलमोस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई? ये आया था IAS 2011 में, एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन RAS 2018। तो देखिए, ब्लूटूथ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करता है, जबकि वाईफाई जो है वो 2.4 से या फिर 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल्स फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस इज़। तो पहली वाईफाई फ्री वाईफाई सर्विस, गूगल्स फ्री वाईफाई सर्विस कौन से रेलवे स्टेशन ने प्रोवाइड की थी? तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। और ये प्रोवाइड किया था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2016 में। ऑलराइट, ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2016 में। ठीक है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये पहला स्टेशन बन गया था जिसमें वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। सो इंडियन रेलवे ने 2015 में इसको अनाउंस किया था, पार्टनरशिप विद द टेक जायंट गूगल टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई सर्विसेज टू 400 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। और उसी में सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन था वो मुंबई का था। विद रेफरेंस टू वाईफाई recently seen in the news, which of the following statement is correct? लाईफाई एक फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये होता है लाइट फिडिलिटी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि लाईफाई जो होता है, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा। यस, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा। और दूसरा ये है कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और ये इट इज़ फास्टर देन वाईफाई। ट्रू, इट इज़ ऑल्सो फास्टर देन वाईफाई। तो दोनों ही इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। लाईफाई इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग लाइट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लाइट वेव्स का यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी टू डिलीवर डेटा। Li-Fi technology will enable faster, more reliable internet connections in future, even when the demand for data usage has outgrown the availability supply from existing technology जैसे कि 4G, LTE and Wi-Fi.
Using light to deliver wireless internet will also allow the connectivity in environments that do not currently support Wi-Fi. तो मतलब ये उनमें भी फ़ायदा होगा जहाँ पे Wi-Fi भी सपोर्ट नहीं करता ड्यू टू डिफरेंट रीजंस ऑफ बैंडविड्थ, वहाँ पे भी ये सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट केबिन्स, हॉस्पिटल्स, हैजार्डस एनवायरनमेंट्स. बट लाइफाई पे इतना काम क्यों नहीं हो रहा है? मे बी उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं जो टाइम के साथ पता चले होंगे, इसीलिए शायद इतना काम नहीं हुआ है, इसीलिए वाईफाई हैज़ बिन मोर सक्सेसफुल, although Li-Fi was much faster than Wi-Fi communication. Which of the following statement is not true about Li-Fi? अब आपको बताना है not true about Li-Fi. देखिए उस टाइम पे ये न्यूज़ में था कंटिन्यूसली, तो 2016 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देन यूपी आरओ एआरओ में 2017 में पूछा गया है. तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ Li-Fi इज़ लाइट फिडिलिटी, ये बिल्कुल सही है. द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ Li-Fi इन इंडिया वॉज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑन 29 January 2018. This is a wrong statement. Li-Fi can send 10 GB per second data up to 1 kilometer circumference. तो देखिए फास्टेस्ट स्पीड भी ये प्रोवाइड कर रहा था, बिल्कुल सही है ये. इट इज़ ऑपरेटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. नहीं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से वाईफाई यूज़ मतलब का जो हम वायरलेस अभी कम्युनिकेशन आप देखते होंगे, आप लोग यूज़ ही कर रहे हैं उसको, वो काम करता है, ना कि Li-Fi काम करता है. ये ऑपरेट होता है लाइट से. सो Li-Fi टेक्नोलॉजी प्रपोज की थी जर्मन फिजिसिस्ट हराल्ड हैस के द्वारा 2011 में. फुल फॉर्म इसकी अगर हम बात करें तो ये लाइट फिडिलिटी. द कंट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर has announced the successful testing of a Li-Fi wireless communication technology in a pilot jointly conducted with the Indian Institute of Technology Madras. So IIT Madras के साथ मिलकर ये बात हुई थी, और इसमें जो लाइटिंग कंपनी थी वो थी फिलिप्स इंडिया, और ये हुआ था 29 जनवरी 2018 को. ओके ओके, ये इसलिए गलत बता रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नहीं था, द कंट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मिनिस्ट्री थी. ओके. Li-Fi aims to replace Wi-Fi by using lights to transmit internet signals, and so it does not need optical fiber network. So in the question B and D, both options are not true. According to a report in Economic Times, the ministry tested the technology using LED bulbs and light spectrum to transmit the data, and it can touch as much as 10 GB per second data over 1 kilometer of radius. All right. Next देखते हैं, the computer system which links and stores information among different countries in the world through a satellite is known as. तो कंप्यूटर सिस्टम जो कि कनेक्ट करता है, जो लिंक करता है और स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू अ सैटेलाइट, इसको बोलते हैं निकनेट. निकनेट इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड. ये लिंक करता है, इट लिंक्स एंड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू सैटेलाइट, निकनेट. ठीक है, तो ये 2004 के टाइम पे ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये. व्हाट इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? वीपीएन क्या होता है? तो देखिए वीपीएन होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट. ठीक है, पब्लिक इंटरनेट का मतलब जहाँ बहुत सारे कनेक्शंस आप एक साथ रखते हैं. तो इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट, जो कि इट प्रोवाइड्स यूजर्स टू एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क while maintaining the security of the information transmitted. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट. पब्लिक इंटरनेट जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसमिशंस जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स जुड़े हुए हैं. तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहाँ के जो यूज़र्स हैं उनको एक्सेस देता है, लेकिन साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसकी सिक्योरिटी भी ये रखता है, मेंटेन करता है. ठीक, तो इट एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क and such as internet. It enables a computer or network enabled device to send and receive data across a shared public network as if it were directly connected to the private network, so benefiting from functionality, security and management policies of the private network. Although 2011 में का ये क्वेश्चन है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब इंटरनेट की अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट, फ़ोन नेटवर्क्स, कनेक्शंस, तो बहुत रैपिडली ये चेंज हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना टाइम है, 2011 और लाइक 16, बहुत पुराना टाइम नहीं है ये. ठीक है, वी हैव सीन दिस. Li-Fi टेक्नोलॉजी देखी है, लेकिन कहाँ गायब हो रही है पता नहीं चल रहा है. तो इट हैज़ बीन आई मीन इट इज़ ग्रोइंग ऑन अ वेरी फास्ट स्पेस. आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, आज कोई टेक्नोलॉजी कल दूसरी आ रही है, राइट. सो बहुत ऐसा नहीं है कि ये आदिकाल की बात है. इट्स नॉट अ एंशिएंट टाइम थिंग. ऑल राइट,
चलिए नेक्स्ट द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज, फिजिकल और नेटवर्क के बीच की लेयर को बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, DLL, ठीक है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ बीन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन सिंस इट्स रेटिफिकेशन इन 1984। हम ये बात कर रहे हैं 1984 में इसका रेटिफिकेशन किया गया था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस का। अब ये जो OSI मॉडल है ये डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं कंप्यूटर के टू कंप्यूटर कम्युनिकेशंस ट्रेडिशनली, जिनको हम इंटरनेट वर्किंग इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस बोलते हैं, मतलब ये लेयर्स बोलते हैं हम इनको। सो ISO OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर आर्किटेक्चर, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। फिजिकल लेयर और लेयर 1 ये पहली और लोएस्ट लेयर होती है। देन लेयर 2 इज़ द सेकेंड एंड नेटवर्क लेयर इज़ द लेयर 3। तो ये क्लियर है कि जो डेटा लिंक लेयर है वो इनके बीच में है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो लेयर है उसको हम लोएस्ट लेयर जो होती है फिजिकल लेयर बोलते हैं, और थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, उसके बीच में डेटा लिंक लेयर होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इस तरीके की, जहाँ आपके लिए इस कंप्यूटर सिलेबस में दिया जाता है स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, वहाँ थोड़ा सा इस तरह के डीप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जनरलाइज में नहीं पूछे जाते हैं। जनरलाइज में आपसे नॉर्मली पूछ लेंगे कि आउटपुट इनपुट डिवाइसेस या कुछ रिसेंटली न्यूज़ में रहा होगा उससे रिलेटेड। बट जैसे कि MPPSC की बात करें तो एक्सप्लिसिटली वहाँ मेंशन्ड है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आने ही हैं, उनमें पूछे जाते हैं। EPFO का एग्ज़ाम था उसमें पूछे जाते हैं। तो इनमें जहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वहाँ आपको थोड़ा सा डीप में ये पढ़ना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, डैश ऑफर्स सर्विस सच एज सर्च कैपेबिलिटीज़, ईमेल, न्यूज़, स्टॉक, प्राइस, वेदर इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। अब देखिए इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और वो भी MPPSC ने 2018 में पूछा है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा पोर्टल। A portal application is a web accessible internet interactive tool on a second website that delivers both related and unrelated applications, services and links. Portal application data provide करती है in an easily understandable format, modify or manipulate the data and communicate with companies or individuals about the data. After a user logs in a portal application, it also enables the service provider to track users' website activity. तलाश क्या है? तो ये 2004 का कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। तलाश एक मल्टीमीडिया पोर्टल है इंटरनेट और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे, और एक ये OCR भी है, सॉफ्टवेयर भी है इन देवनागरी, डेवलप्ड बाय CDAC. So it is a multimedia portal on the internet and it is also an OCR, optical character recognition software, which is operated by CDAC in Devanagari script. In Devanagari, देवनागरी में हम हिंदी जो लिखते हैं वो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं, लिपि में लिखते हैं। To safeguard against cyber attacks and threats of data theft, the Center for Development of Advanced Computing, that is CDAC, has developed a new software. इसका नाम क्या रखा है? साइबर अटैक से बचने के लिए CDAC ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम रखा गया था नयन, ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चर्ड सुपर कंप्यूटर परम। सुपर कंप्यूटर परम को इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया था कहाँ पर? तो वो किया गया था पुणे CDAC में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडियन सुपर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे परम कहाँ हुआ, पहला कौन सा है, ये आप याद रखिए। ये करंट अफेयर्स के अलावा भी स्टैटिकली भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी पहले दूसरे जो स्टैब्लिश होते हैं ये पूछा जाता है। करंट में भी हो सकता है कि अभी हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर वो कौन से नंबर पर है, अभी जो है हम कौन सा जो टॉप पर है जो कम्पीट कर रहा है, वो हो सकता है। बट ये क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं कि भाई परम कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था, ठीक है। पहला परम ही था हमारा सुपर कंप्यूटर। देन फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या रखा गया था? तो परम नाम रखा गया था। तो ये आप याद रखिएगा। सो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर इज नेम्ड एज परम 8000। ये डेवलप हुआ था गवर्नमेंट रन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे, और कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ऑल द चिप्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट वर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ परम, ये दे वर ब्रॉट फ्रॉम द ओपन डोमेस्टिक मार्केट ओनली। तो इनके लिए जितना भी रिसोर्सेज लगा था, इसको हम अगर देशी भाषा में बोलेंगे सामान जितना लगा था ये कंप्यूटर बनाने के लिए, वो सब जो था वो आपका ओपन डोमेस्टिक मार्केट से ही आया था। द नेम ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर इज परम। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? इंडियन सुपर कंप्यूटर के जो जनक बोले जाते हैं, जो फादर बोले जाते हैं, वो विजय भटकर जी हैं।
ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000, जो कि 1991 में इंस्टॉल हुआ था और कहाँ बनाया गया था, सीडैक पुणे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. अब देखिए याद रखिएगा, हम अभी तक बात कर रहे हैं, आप सिर्फ ऊपर आपने सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट पढ़ा, नीचे परम का नाम देखा और लगा दिया, ये नहीं करना है. ठीक है, ऑल्दो इसमें परम पद्मा लिखा हुआ है, परम 8000 था वो, लेकिन ध्यान देना है कि क्या पूछ रहे हैं. तो अब ये पूछ रहे हैं बार्क के द्वारा. ठीक है, डेवलप्ड बाय बार्क. और जो परम है वो किसने बनाया, सीडैक ने. तो बार्क के द्वारा बना हुआ जो है उसका नाम क्या था, उसका नाम था अनुपम. ऑलराइट, बार्क के द्वारा बनाए हुए वाले का नाम था अनुपम. Computer division of BARC had started development of supercomputers under the Anupam project in 1991 based on parallel processing techniques. The first supercomputer which was based on this parallel processing technique was Anupam 860 by 4 using 4 Intel 860 microprocessor baseboards as compute nodes. ये डेवलप हुआ था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा for their internal work usages. Word length for supercomputer range up to ओके, सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ड लेंथ जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो उसकी रेंज होती है 64 बिट्स. नॉर्मली पर्सनल कंप्यूटर की होती है 32 बिट्स, सुपर कंप्यूटर की 64 बिट्स. अब मे बी ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी ये लेंथ लिमिट जो होती है वो बढ़ चुकी होगी शायद, तो वो अपडेटेड उसमें देखेंगे. अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट सुपर कंप्यूटर. So it is costliest computer. So it is supercomputer. The world's fastest supercomputer has been able to perform. ये 1996 तक का इन्होंने पूछा है क्योंकि 98 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो एबल था 10⁻12 ऑपरेशंस पर सेकेंड करने की कैपेबिलिटी थी उसकी. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ 1996 वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो ASCI रेड था, जिसका लिनपैक परफॉर्मेंस 1 टेराफ्लॉप से भी ज़्यादा था, दैट इज़ 10⁻12 ऑपरेशंस पर सेकेंड. बट अभी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो कि जापान ने बनाया है, जिसकी परफॉर्मेंस स्पीड RMAX ऑफ 442,010 टेराफ्लॉप्स है. एंड आई थिंक अभी ये भी शायद रिप्लेस हो गया है USA के किसी सुपर कंप्यूटर से. सो वी हैव टू चेक, देख लेंगे अभी वो करंट के क्वेश्चंस में होगा ही. द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज़, अब ये 2008 में पूछा है तो ये सब अभी रहने दीजिए, ये आपको इतने याद नहीं करने. फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात आएगी तो आपको प्रेजेंट का याद रखना है. फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़ परम 8000. बार्क के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर इज़ अनुपम, और परम बनाया था सीडैक ने जो कि पुणे में है. ठीक है, तो 2008 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये. 8 में तियान्हे 1A था जो कि फास्टेस्ट था. प्रेजेंट में 2021 तक ये था, लेकिन अभी भी कुछ डिफरेंस है, सो उसको अपडेट करेंगे. सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब इनॉग्रेटेड रिसेंटली, अभी रिसेंटली कब है, 2015, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो मैजिक क्यूब किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था. सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब हैज़ बीन मेड बाय चाइना टू नो द अर्थ्स फ्यूचर. अब नाम आप देख लीजिए, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई मैजिक क्यूब अभी के लिए क्या है, वो तो हमें प्रेजेंट का ही देखना है. बट मैजिक क्यूब जैसे कि चाइना ने बनाया, फुगाकू इज़ जापान्स, परम इंडिया का, ये मैच द फॉलोइंग्स में कभी कभी आ सकते हैं. ठीक है, तो ये बनाया था चाइना ने टू नो द अर्थ्स फ्यूचर एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल चेंजेस टू द क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल सिस्टम. चाइनीज साइंटिस्ट होप टू कैलकुलेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन नेचुरल अर्थ सिस्टम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स टू चेंजेस इन द क्लाइमेट in hundreds or thousands of years from now. As on 31st March 2018, which of the following is the India's fastest supercomputer? तो 2018 तक इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उस समय की बात करें तो प्रत्यूष हो गया था. सो 31st मार्च 2018 तक प्रत्यूष इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, जो कि पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में जनवरी 2018 में वहाँ था. एंड द सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन नेम्ड एज प्रत्यूष मीनिंग सन. प्रत्यूष का मतलब होता है सन. ओके, तो यहाँ से आपका एक हिंदी का पर्यायवाची भी रेडी हो जाता है अगर आप UPPCS दे रहे हो, MP दे रहे हो या RO दे रहे हो. सो प्रत्यूष का मतलब होता है सन. इट विल हेल्प इंडिया टू मेक फोरकास्ट रिगार्डिंग मानसून, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, एयर क्वालिटी, लाइटनिंग, फिशिंग, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स और भी बहुत सारी चीज़ें एनवायरमेंट रिलेटेड, तो फोरकास्टिंग के लिए हेल्प करेगा. एट प्रेजेंट परम सिद्धि जो कि सीडैक पुणे में है इंस्टॉल्ड,
वो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। नवंबर 2021 में अगर देखें तो लिस्ट ऑफ टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड में ग्लोबल रैंकिंग में परम जो इट्स ग्लोबल रैंकिंग इज़ 102, जबकि प्रत्यूष जो है वो सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 121। सो ये भी हमको एक बार चेक करना होगा कि अभी कोई और ना हुआ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि ब्रेन वर्किंग को भी इमिटेट कर सकता है वो है क्वांटम कंप्यूटर। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं दे हैव सक्सेसफुली इन्वेंटेड 10 बिलियन क्वांटम एंटेंगल्ड इन सिलिकन। Entanglement is those pair of equipment which are used to develop a quantum supercomputer. A super fast quantum computer based on quantum byte. It can give lots of possible answers to a single question. Traditional computer generally ये based होता है binary switch या decimal पे, और जो quantum computer है वो quantum bytes पर यूज़ होता मतलब पे based होता है। Y2K प्रॉब्लम रिलेट्स टू, अब ये Y2K क्या है आपको पता ही होगा। जब सन 2000 आया तो कि सूटेबल रिप्लेसमेंट क्या होगा लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, टू फाइंड आउट अ सूटेबल रिप्लेसमेंट व्हेन द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर बिकम्स 0, उसके लिए सूटेबल रिप्लेसमेंट क्या लेकर आए। तो ये जो प्रॉब्लम थी इससे रिलेटेड थी। अगर हम बोलें Y2K बग को ईयर 2000 बग भी बोलते हैं या मिलेनियम बग भी बोलते हैं। इट रिलेट्स टू अ प्रॉब्लम इन कोडिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, क्योंकि अब आप अभी तक आप लिखते आ रहे थे 1998 1999, अब आ रहा था 2000 लिखना था, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट होती। तो वो जो कोडिंग है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते कंप्यूटर में। सो उससे ये रिलेटेड प्रॉब्लम थी। दैट वॉज प्रोजेक्टेड टू क्रिएट हैवॉक इन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2000। इन metric measurement K stands for 1000. So to find another way for this was really very expensive, और इसीलिए इसको एक प्रॉब्लम के तौर पे, क्राइसिस के तौर पे बताया गया कि दिस वाज अ Y2K क्राइसिस। ठीक है, इसको Y2K प्रॉब्लम भी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी देयर विल बी, अब ये बात हो रही है 1997 की क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी देयर विल बी ग्रेट डिफिकल्टी इन द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड हैवी एक्सपेंडिचर विल बी रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई देम। तो किस में डिफ़िकल्टी होगी, तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर्स में होगी, क्योंकि कोडिंग का इफेक्ट आएगा। अभी तक हम 1901 से 1991 तक के लिए कोडिंग हमारी रेडी थी। ठीक है, बट जब ईयर 2000 आया तो 20 और लास्ट के 20 के लिए कोडिंग में दिक्कत आई, तो वो क्राइसिस बोली गई Y2K क्राइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। Y2K कंप्यूटर मैच्ड है, अर्थराइटिस यूरिक एसिड से रिलेटेड है, मैच्ड है, नॉइज पोल्यूशन इज डेसिबल, परम 10,000 लैंड टू लैंड मिसाइल। देखिए परम जो है वो इट इज़ अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर, ना कि मिसाइल्स हैं। इट इज़ डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय CDAC पुणे। इट वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। Y2K इज रिलेटेड विद कंप्यूटर अर्थराइटिस विद यूरिक एसिड एंड नॉइज पोल्यूशन इज विद डेसिबल। WLL का मतलब क्या होता है। WLL का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा BSNL प्रेफरेबल कम्युनिकेशन सर्विसेज रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करता है। हालांकि अभी क्वेश्चन उतना यूज़ का नहीं है। WLL इज़ वायरलेस इन लोकल लूप, फिर भी याद रखिएगा। ऐसे आपको ऐसे भी शायद कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी समझ आ जाए कि लीवर लाइन, लोकल लाइन, तो बेसिकली जो इस तरह के टर्म्स होते हैं हम कंप्यूटर रिलेटेड प्रोजेक्ट से ही रखते हैं। सो इट इज़ ए लोकल लूप। Which type of computers are most widely used? So micro computers सबसे ज़्यादा widely used होते हैं। Nowadays computers which are mostly used as micro computers जैसे desktop computer, game consoles, laptop, notebook, tablet, smartphones, palm tops, ये सब micro computers हैं के टाइप हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो डिजिटल वॉच में आपको मिल जाएगा, तो वो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ डेडिकेटेड फंक्शन within a larger mechanical or electrical system, often with real-time computing constraints. It is embedded as a part of complete device, often including hardware and mechanical parts. Embedded system control many devices in common use today. Embedded system ranges from portable devices जैसे कि digital watch, MP3 players to large stationary installations like traffic lights, factory controllers, largely complex systems like hybrid vehicles, MRI, avionics, etc.
विच ऑफ द फॉलोइंग लेज़र रे इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर्स। तो कौन सी लेज़र रे है जो लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ होती है, वो है सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है। सेमीकंडक्टर लेज़र सॉलिड लेज़र्स होती हैं जो कि लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ होती हैं एंड CD DVDs में भी यूज़ होती हैं। इट वर्क्स एज अ लाइट एमिटिंग डिवाइस। लाइट एमिटिंग डिवाइस के तौर पे ये काम करती हैं, जैसे कि LED हम पढ़ते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। एन एक्साइमर लेज़र और एक्सीप्लेक्स लेज़र इज़ अ फॉर्म ऑफ एन अल्ट्रावायलेट लेज़र, जो कि कॉमनली यूज़ होती है आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने में या फिर आई सर्जरीज़ में। आप देखते हैं इसमें पिन पॉइंट करते हैं, बिल्कुल लेज़र उसी जगह पे पड़ रही है, तो वो बेसिकली UV रेज का यूज़ करते हैं। अ गैस लेज़र इज़ मेनली यूज टू मेक होलोग्राम्स और बारकोड प्रिंटेड जो होता है वेरियस प्रोडक्ट्स पे, उसको रीड करने के लिए। जैसे आप आजकल मार्ट्स में जाते हैं तो मार्ट्स में वहाँ बारकोड स्कैनर्स होते हैं, बारकोड रीड करके वो आपको बिल बना के देते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है गैस लेज़र। डाई लेज़र मेनली यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी में या स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स हैं, अलग अलग जगह पे इनकी यूसेज होते हैं। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर लेज़र जो है वो सॉलिड लेज़र्स होते हैं जो कि लेज़र प्रिंटर्स और CD DVDs में यूज़ होते हैं। विच प्रिंटर इज़ यूजुअली यूज फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए कौन सा यूजुअली हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, वो है लेज़र प्रिंटर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसको हम बोलते हैं DTP, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग और DTP ये एक मॉडर्न टेक्निक होती है पब्लिशिंग की। आज आप देखते हैं ना, आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बुक्स का जो फाइनलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई कंटेंट बना, आपने कंटेंट क्रिएट किया, तो आपने उसको नॉर्मल वर्ड फाइल में क्रिएट कर दिया। अब उतनी जितनी भी आप वो कलाकारी बुक में देखते हैं, उस पूरे काम को बोला जाता है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। तो एक मॉडर्न टेक्निक होती है पब्लिशिंग की, और ये वाइडर रेंज ऑफ लो कॉस्ट ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइन या प्री प्रेस के लिए इनकी ज़रूरत नहीं होती है। लेज़र प्रिंटर यूजुअली यूज़ होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर एक पुराना तरीके का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि 1969 में इन्वेंट किया गया था डेविड एस ली के द्वारा एट डाइब्लो डेटा सिस्टम्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक फोर्सेबल इम्पैक्ट से आप नाम से ही समझ आ रहा है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब एक फोर्स के द्वारा वो वहाँ पे छाप रहे हैं, ठीक है। टू ट्रांसफर इंक टू द मीडिया, मान लीजिए आप अपनी इंक छापने के लिए आप इंक ही तो यूज़ कर रहे हो ना, अभी भी आप इंक यूज़ करते हो, तो आपके उस इम्प्रेशन का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दैट इम्पैक्ट इज बीइंग ट्रांसफर टू द मीडिया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को कैटेगराइज करते हैं एज इम्पैक्ट प्रिंटर्स। WWW on the internet stands for, so it stands for World Wide Web. The full form of WWW is World Wide Web again. और WWW के इन्वेंटर थे टिम बर्नर्स ली। Who among the following is considered as the inventor of WWW, World Wide Web? Tim Berners-Lee, inventor of WWW. WWW World Wide Web is a hypermedia system because, क्यों है ये hypermedia system? क्योंकि ये लिंक करता है दूसरे कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज जो कि एक्सेस किए जाते हैं इंटरनेट के द्वारा। विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र वी कैन विजिट web pages which contain text, images, video and other multimedia items. Embedded hyperlink permit users to navigate between the pages. The collection of linked information residing on computers which is available through internet is called, it is called WWW World Wide Web. Computerization of a system needs a will to do it. आप किसी भी सिस्टम को कंप्यूटराइज कर रहे हो तो उसका क्या, what does it need? Related financial resources, training of मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रक्चर। तो देखिए आपको सबकी ज़रूरत है, ठीक है। विल पावर की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल पैसा भी चाहिए, अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रक्चर भी चाहिए, ट्रेन भी करना होगा मैन पावर को कि उसे कैसे यूज़ करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी कौन सी नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम। तो इसमें से जो इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी नहीं है वो है ऑप्टिकल स्टोरेज। Optical storage is related to computer engineering. Which of the following is not an infotech terminology? Pinaka. Pinaka देखिए infotech terminology नहीं है, ये बेसिकली DRDO के द्वारा एक रॉकेट लॉन्चर बनाया गया था, वो है आर्मी के लिए।
Which of the following is a part of is a part of infotech terminology? So प्रोटोकॉल है, लॉगिन है, आर्ची है, ऑल ऑफ द अबव. सो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल इज अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल का मतलब कहीं भी हो आप, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, विच इज़ यूज बाय टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन व्हेन दे कम्युनिकेट. लॉगिन इज अ सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स यूज टू एक्सेस टू दैट एरिया दैट रिक्वायर्स प्रॉपर ऑथराइजेशन. RG is a program that allow you to search the files of all the internet FTP servers that offers anonymous FTP file transfer protocol. A set of rules that governs data communication is called protocol. A protocol is a set of rules that governs data communication. It represents an agreement between communicating devices. Without a protocol, two devices may be connected but not communicating with each other. ठीक है, तो प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट तो हो जाएंगे बट कम्युनिकेट नहीं करेंगे. कम्युनिकेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा जिसको आप प्रोटोकॉल बोलते हो. द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल is a routing protocol. Internet protocol is a routed protocol. So information on the internet is in the form of packets. एक पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं. जो टास्क होता है TCP का वो होता है इन पैकेट्स को बनाना और उनको सिस्टमैटिक काम में लगाना और इंश्योर करना कि कोई भी पैकेट मिसिंग नहीं हो. Wherever a packet is sent, it is given an IP address. अब जहाँ भी उस पैकेट को भेजा जा रहा है तो उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है. Thus IP is a process जो कि प्लेस करता है हर इंफॉर्मेशन को टू इट्स राइट प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट इज जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड. तो जंक ईमेल को आप क्या बोलते हो? अब देखिए ये तो आप डे टू डे लाइफ में आप खुद ही यूज़ कर रहे हो. तो जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पैम. जंक ईमेल्स मैसेजेस आर स्पैम मैसेजेस जो कि अनसॉलिसिटेटेड होते हैं एंड टिपिकली अनवांटेड होते हैं. That are filtered by the service. By default, the service rejects the spam message based on the reputation of the sending IP address. ठीक है. तो जैसे अभी आज पहले तो मेल्स में आते थे स्पैम मेल्स आ रहे हैं, अभी स्पैम कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे सस्पेक्टेड जंक कॉल्स आते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following acronyms is normally used to describe unsolicited junk emails? Again, same question here, spam. The word spam is related to computer. Spam क्या होता है? Flooding the internet with many copies of the same message in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it. So ज़्यादातर जो spam होते हैं वो commercial advertising के होते हैं. Dubious ऑफन फॉर ड्यूबियस गेट रिच क्विक स्कीम्स फॉर क्वासी लीगल सर्विसेज एक्सेट्रा. मतलब आपको बेसिकली कुछ बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसी तरीके के जो एडवर्टीजमेंट मैसेजेस होते हैं ज़्यादातर वही होते हैं. आजकल तो खैर फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ गए हैं. सेंडिंग एन आइडेंटिकल ईमेल मैसेज रिपीटेडली टू अ पर्टिकुलर एड्रेस बाय एनी अब्यूज़र. ठीक है. एक कोई मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी आइडेंटिकल ईमेल मैसेजेस बार बार रिपीटेडली भेजा जा रहा है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे किसी अब्यूज़र के द्वारा, तो उसको बोला जाता है ईमेल बॉम्बिंग. ठीक है, इसको बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेट अब्यूज़ कंसिस्टिंग ऑफ सेंडिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल टू एन एड्रेस इन एन अटेम्प्ट टू ओवरफ्लो द मेल बॉक्स. डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है विच इज़ क्वाइट फेमस इन यूरोप. इट्स स्पेशलिटी इज़ दैट इट डज नॉट कलेक्ट यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक अदर सर्च इंजन्स एज गूगल डू. तो ये स्पेशलिटी ये है कि यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये नहीं कलेक्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन? गूगल है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट भी एक सर्च इंजन ही है. ऑर्कुट एक सर्च इंजन नहीं है. ऑर्कुट वॉज अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट, नेटवर्किंग वेबसाइट थी वो, जैसे कि फेसबुक अभी है. फेसबुक भी हालांकि आउटडेटेड हो चुका है. आप लोग ज़्यादातर आई गेस इंस्टाग्राम ही यूज़ करते होंगे. तो उसी तरीके से पहले फेसबुक से भी पहले था ऑर्कुट. ठीक है. किस किसने ऑर्कुट यूज़ किया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में. हैज़ एनीवन यूज्ड ऑर्कुट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन? बायदू, पैकेट्स, कुकीज़, नन ऑफ द अबव. देखिए बायदू एक सर्च इंजन है. बायदू INC इनकॉर्पोरेटेड ऑन जुलाई 18, 2000. ये एक चाइनीज़ सर्च इंजन है. वेब सर्विसेज कंपनी है जो कि बहुत सारी सर्विसेज देती है. चाइनीज़ सर्च इंजन फॉर वेबसाइट, ऑडियो फाइल्स वगैरह. पैकेट्स
देखिए इन्फॉर्मेशन जब स्टोर होती है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में, उसको बोलते हैं पैकेट। और कुकीज़ होती हैं, जैसे आप कोई भी साइट खोलते होंगे तो यू माइट सी द कुकी सेटिंग्स आती हैं वहाँ पे, आप उनको एक काइंड ऑफ एड्स, अब अगर आप लेमन लैंग्वेज में देखो तो उसको मान सकते हो। ठीक। बिंग इज़ अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, तो ये जो बिंग है वो कौन इसको ओन करता है? अब जनरली आपने देखा होगा बिंग के ऊपर लिखा होता है छोटे छोटे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो बिंग इज़ अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। 2009 में इसको लॉन्च किया था। It provides a variety of search services, including web, video, image, and map search products. It is the third largest search engine globally behind Google and Baidu. Yahoo, Google, MSN ये सब क्या है? तो ये सब इंटरनेट साइट्स हैं। Which web browser was developed by Google? So it was Chrome. अभी आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो क्रोम ही यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ फ्रीवेयर वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल। इसको पहली बार रिलीज़ किया गया था 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और लेटर इट वाज पोर्टेड टू लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, ये सब में यूज़ होने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? सो इट इज़ गूगल ऐप्स। गूगल ऐप्स कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र एक वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप आर्टिकल्स, इमेजेस, मूवीज़, ऑब्वियसली आपको पता है आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं इनको, और दूसरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वेब पर या लोकल सर्वर्स पे एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ के माध्यम से। ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल ऐप्स एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब क्रॉलर इज़ ऑल्सो नोन एज, वेब क्रॉलर को आप वेब स्पाइडर भी बोलते हो। वेब क्रॉलर समटाइम्स कॉल्ड एज वेब स्पाइडर और स्पाइडर बॉट। इट इज़ ऑफन शॉर्टन टू क्रॉलर। ये एक इंटरनेट बॉट है जो सिस्टमेटिकली ब्राउज करता है वर्ल्ड वाइड वेब को, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ वेब इंडेक्सिंग। वेब क्रॉलर्स को आप यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिंग मेंटेनेंस के लिए, टास्क ऑन अ वेबसाइट सच एज चेकिंग लिंक्स और वैलिडेटिंग HTML कोड्स एट्सेट्रा। वाईमैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वाईमैक्स रिलेटेड है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। सो इट इज़ अ शॉर्ट फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करती है टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर टर्म? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या मोड। देखिए कंप्यूटर दो तरीके के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक्सप्रेस्ड होती हैं बाइनरी कोड्स में। कंप्यूटर काम करता है 3 मोड्स में, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल रियल मोड में। और चिप कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट होता है। तो सारे ही कंप्यूटर टर्म्स हैं ये। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, वायरस स्टैंड्स फॉर, आज आप जो बात करते हो कि भाई वायरस आ गया, आपके फ़ोन में बग्स आ गए, सो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, आपकी जो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स है वो इट इज़ अंडर सीज, बेसिकली ये इसका फुल फॉर्म है। सो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन किया जाता है to interfere with the normal functioning of a computer together with its files. Computer virus is it is a software program. So computer virus is a destructive software program or piece of code जो कि loaded होता है onto your computer without your knowledge and runs against your wishes. It can also replicate themselves. All the computer viruses are man-made. A simple virus that can make a copy of itself over and over again is relatively easy to produce. इंटरनेशनली डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, उसको आप क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। व्हाट इज़ अ वायरस दैट स्प्रेड्स इन अ कंप्यूटर? व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर? ओके, तो वो क्या होता है? वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग से उसको बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि रेप्लिकेट करता है अपने आप को। वायरस की प्रॉपर्टी होती है ना, टू रेप्लिकेट इट सेल्फ, टू ट्रांसफर इट सेल्फ वेरी फास्ट। सो ये भी एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि रेप्लिकेट करता है। कंप्यूटर वायरस इज सो इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस इट मीन्स डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अ प्रोग्राम दैट हैज़ केपेबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम एंड मेक कॉपीज ऑफ इट सेल्फ एंड स्प्रेड ऑन टू अदर प्रोग्राम्स इज वायरस। बहुत ईजी है अब ये आपके लिए। इस समय पे जब पूछे गए थे तब हो सकता है कि टफ रहे हों, बिकॉज 93 की हम बात कर रहे हैं, तो वी डू नॉट नो, उस समय पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई थी। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत क्विक इन्वेंशंस हुए हैं कुछ समय में ही, इफ़ यू हैव सीन कि बहुत ही क्विक इन्वेंशंस हुए हैं ये,
और विद इन आप बोल सकते हो कि इन अ ईयर और टू आपको बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, अचानक से कुछ नया आ जाता है मार्केट में, तो ये सब अब नॉर्मलाइजेशन हो गई, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल नया आया था, तो ये क्वेश्चंस बहुत दे वर नॉट दैट इजी टू डील विद एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, बॉट्स, ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या फिर इनको आप इट इज़ अ क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर जिनको आप मेलवेयर बोलते हो, ठीक है, जो डिसफंक्शन करते हैं। A program that has the capability to infect other programs and make copies of it and spread into other programs is known as virus. Firewall is used in communication network system for protection from. So it is used in communication network system for protection from unauthorized attack. It is a system designed to prevent an unauthorized private network to be created. It can be implemented in both hardware and software or a combination of both. They are frequently used to prevent unauthorized internet users from accessing private networks connected to the internet. All messages entering or leaving the internet pass through the firewall, which examines each message and blocks those that do not meet the specified security criteria. One of the first viruses to attract widespread public attention was designed to infect MS-DOS on 6 March 1992. उस वायरस का नाम क्या था? उस वायरस का नाम था माइकल एंजेलो, ठीक है। तो मतलब दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वायरस जो इन्फेक्ट हुआ था। उस समय से प्रोग्राम ये बना रहे थे, जैसे इंटरनेट आ रहा है उससे पहले से कंप्यूटर प्रोग्राम बन रहे हैं। सो माइकल एंजेलो वाज वन ऑफ द फर्स्ट वायरस जो कि डिज़ाइन किया गया था MS DOS को इन्फेक्ट करने के लिए 6 मार्च 1992 को, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिला था 1991 में पहली बार। Stuxnet worm detected in the computer of Iran is, so it is a malicious program to sabotage nuclear centrifuge, ठीक है। तो अभी छोटे छोटे वायरसेस जो हम लोगों के सिस्टम में आते हैं, चलिए वो हमारे सिस्टम को माल फंक्शन कर रहे हैं, चलिए फिर भी वी डू नॉट हैव दैट मच डेटा, बट कुछ स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को के जो बेसिक मोटिव्स होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं एट टाइम्स। सो स्टक्सनेस इज अ कंप्यूटर वॉर्म दैट टारगेट्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जो कि यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, जैसे कि पावर प्लांट्स, डैम्स, वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, सिमिलर ऑपरेशंस में भी ये यूज़ होते हैं। इट वॉज डिटेक्टेड इन द कंप्यूटर्स ऑफ बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान, एंड इट इज़ रियली वेरी डेडली फॉर द प्लांट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से सैबोटेज हो जाती है। द टर्म्स WannaCry, Petya, Eternal Blue, sometimes mentioned in the news recently, are related to. So they are cyber attacks. WannaCry, Petya, Eternal Blue, ये cyber attacks थे। They are the two, WannaCry and Petya are the two of the biggest cyber attacks in the history and impacted the finances of many companies throughout the globe. May 2017 में ransomware से नाम से समझ आ रहा है, ransom की डिमांड करते हैं। So virus WannaCry expanded quickly over the various computer networks. 2016 में a group of encrypting ransomware Petya was detected by cyber security experts. Eternal Blue एक cyber attack exploit था which was used as a part of worldwide WannaCry ransomware attack. American Television and Telegraph has developed such computer procedure which gives multi-user environment. इसको क्या बोलते हैं? American Television और Telegraph ने एक ऐसा कंप्यूटर, अब ये क्वेश्चन अगेन 94 का है, ठीक है, तो ये पुराना है, अभी ये नहीं किया, टेलीग्राफ की बात हो रही है। सो दे हैव डेवलप्ड सच कंप्यूटर प्रोसीजर जो कि मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट देता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं, बट उस समय पे यूनिक था, इसका नाम रखा गया था यूनिक्स। इट इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये डेवलप हुआ था 1969 में बाय AT&T, ठीक है। तो आज के लिए हम 100 क्वेश्चन पे ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। 70 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको आप थोड़ा बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए जो उस पर्टिकुलर समय का क्वेश्चन था वो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। पर्टिकुलर समय का कि मतलब उस समय ही आया, पहला नहीं था, कुछ ऐसी उसने हिस्ट्री क्रिएट नहीं की, बट जो फर्स्ट थे जिन्होंने कुछ हिस्ट्री क्रिएट की, जो इंडिया के लिए फर्स्ट थे, जो वर्ल्ड के लिए फर्स्ट थे, वो आप फिर भी उनको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन में भी पूछे जा सकते हैं टाइमली, ठीक है। सो विद दिस वील वाइंड अप हियर। और ये चैप्टर अराउंड 400 क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट जितने भी हैं इससे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं। सो एक ओवरव्यू आपको पूरा मिल जाएगा इस चैप्टर के थ्रू, और रिवाइज कर लीजिएगा इसको अच्छे से, और जितना हो रहा है उसको करते चलिए। देखिए बहुत लंबे वीडियोस मैं इसीलिए नहीं बनाती हूँ कि आपका टाइम और बाकी चीज़ें, आपके जो परफॉर्मेंसेस दूसरी जगह आप दे रहे हैं, आई मीन टू से कि जो भी आपका अपना
एक स्केड्यूल बना होगा वो ना बिगड़े। तो इनमें इतना टाइम नहीं लगता, बस आपको इनके लिए 1-2 घंटा आप निकाल लो दिन में, वो बहुत होता है फॉर रिविजन एज वेल एज आप देख रहे हो उसके बाद 1-2 बार रिवाइज कर लो पुराने। तो ये बस आपको देखते रहना है, ठीक है। चलिए, सो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय